राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, कल जो अखिलेश यादव ने कहा है तीसरे मोर्चे की तरफ, वो वहां पर इशारा करते हुए नजर आए, इसको कैसे देखा जाए? दीदी की कितनी सहमति है? और यूपी से अगर बाहर गए हैं तो वहां कितनी बात बन पाएगी? यूपी से निकलकर अखिलेश यादव एक कोशिश कर रहे हैं और एनडीए यूपी से अलग होकर, क्या ये लड़ाई आसान होगी? ये तीसरे मोर्चे की जो बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए विपनेश, मैं उसी 5 सितारा होटल में हूं जहां समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी करीब 5 साल के बाद हो रही है और अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहली बार हो रही है। आपको पता ही है, ये मुलायम सिंह के समय में भी होता था और ये इस बैठक में भी। मज़ेदार बात से पहले शुरू करता हूं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाने वाले कई सदस्यों से मैंने पूछा कि आर्थिक राजनीतिक प्रस्ताव कब पेश होंगे, ब्रेक कब होता, तो उन्होंने कहा वो परिपाटी जो नेताजी के समय से चली आ रही थी वो इस मीटिंग में भी है। अभी ना कोई एजेंडा है, न पता है कि कौन सा आर्थिक और कौन सा राजनीतिक। जब अध्यक्ष जी आएंगे उसी के बाद मीटिंग शुरू होगी। तो ये समाजवादी पार्टी पूरे देश में क्या पूरे विश्व में अपने तरह की इसी तरह की पार्टी है जो अपने हिसाब से अपने साथ बैठे और इसके बाद सब कुछ तय हो गया। आपको दूसरे पार्टियों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आपको पहले ही एजेंडा पता चल जाएगा, कौन प्रस्ताव पेश करेगा, कौन सेकंड करेगा, क्या पास होगा, क्या चर्चा हुई, किसने बोला। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही कि कोलकाता में जो बयान अखिलेश यादव ने दिया है, देखिए ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। आपको पता है ना, एक सीट इनको उधर देना है और न ममता बनर्जी को एक सीट इधर देना है। तो ये अपने अपने क्षेत्रों में लड़ने की बात है। मोटे तौर पर गैर कांग्रेसी जो विपक्षी दल अपने अपने राज्यों में महत्वपूर्ण स्थिति या मजबूत स्थिति में है, या जो भी विपक्षी दल बीजेपी से लड़ रहे हैं, उनकी देखिए एक मैं बहुत खास बात आपको बताता हूँ। उनकी रणनीति ये है कि वो नरेंद्र मोदी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी रणनीति है कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और इन दलों ने ये तय कर रखा है कि वो मोदी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी की नीतियों की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी इस मामले में थोड़ा अलग रुख अख्तियार करती है। आपको पता है कि वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़ती है। शायद कांग्रेस की रणनीति में यह खामी हो या यही उनकी मजबूती हो, मुझे नहीं पता। लेकिन विपक्ष के नेता ज़्यादातर ये कोशिश में लगे हुए हैं कि हमें बीजेपी से चुनाव लड़ना है। मैं बंगाल में हूँ। बंगाल के 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों ने सबको चौंका दिया था, जब तकरीबन ममता बनर्जी के गर्दन तक बीजेपी पहुंच गई थी। 22 सीटें उनको मिली थी, 18 सीटें बीजेपी को मिली थी। 12 सीटें बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी और 12 की 12 टीएमसी से छीनी थी। तब ऐसा लगने लगा था कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यही प्रदर्शन दोहरा दिया, तब तो ममता बनर्जी का मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन ममता ने, आपने पता ही है, वो इतिहास की बात है। तो देखिए, और पश्चिम बंगाल, यहाँ जो मुद्दा है, यहाँ मुद्दों पर ज़्यादा, यहाँ व्यक्तित्व पर कम, मुद्दों पर ज़्यादा लोग सोचते हैं। और पश्चिम बंगाल के लोग जो 5 रुपए में खाना खाने के आदी हैं, जो 5 घंटे से कम काम ज़्यादातर लोग आपको मिल जाएंगे, तो वो जो अभी भी यहाँ आपको 3 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया किराया है, तो ऐसे लोगों के लिए महंगाई से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। ये ममता बनर्जी जानती हैं। और तो ममता बनर्जी की कोशिश ये है कि वो मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी, महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाएंगी, बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाएंगी, विपक्षी दलों के नेताओं पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का मुद्दा बनाएंगी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुद्दा कभी भी नहीं बनाएंगी। और अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक न करके बीजेपी पर अटैक करेंगे। एक और आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर वो जो पिछला प्रदर्शन उसने किया था, उस प्रदर्शन पर कहीं को असर न पड़े, क्योंकि 125 से ज़्यादा सीटें इन्हीं 4 राज्यों में से एनडीए को मिली थी। वो बिहार है, वो उत्तर प्रदेश है, वो झारखंड है और वो पश्चिम बंगाल है। और जो महत्वपूर्ण राज्य जहां से एनडीए को बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी, महाराष्ट्र, वहाँ से अभी एक बहुत दिलचस्प खबर आई है, हमारे साथी संवाददाता विनोद जगदाले ने अभी दी है, कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कल हुई अपनी पार्टी की बैठक में डिक्लेयर कर दिया है कि 288 महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों पर जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 48 सीट एकनाथ शिंदे के शिवसेना को वो देगी, अगर तब तक वो बने रहेंगे। तो इसका मतलब, जो बात कही जाती है कि जो बीजेपी के साथ जाएगा वो भी खत्म होगा और जो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा
उसका तो आप देख ही रहे। तो एकनाथ शिंदे जो कि 51 विधायकों के साथ अभी है, बीजेपी ने अभी तय कर दिया कि आप 48 से ज़्यादा आपके पास चेहरे नहीं हैं। तो अब जो 2024 के सियासी उठापटक है वो देश के हर कोने, हर राज्य में अपने तरीके से हो रहे हैं। और जहाँ तक बात यह है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो हो रही है, लेकिन मैं इससे पहले ही ये बता दूं कि इसमें फैसला यही होना है कि ये आरएलडी, और उम्मीद बनी तो चंद्रशेखर रावण को एक सीट देकर समाजवादी पार्टी, अगर गांधी का परिवार का कोई लड़ा तो वो अमेठी और रायबरेली छोड़ेंगे। अगर अमेठी से राहुल गांधी ने नहीं लड़ने का फैसला किया और गांधी परिवार के किसी आदमी ने वहां से चुनाव नहीं लड़ा तो समाजवादी पार्टी वहां अपना कैंडिडेट उतारेगी। जी राजीव, आएंगे आपके पास। आप लगातार नजर बनाए हुए हैं। राजीव वहीं पर मौजूद हैं जहां पर समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 5 सितारा होटल में बैठक चल रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।